पण केला होता, नगरला दौरा केला होता, त्यानंतर आज पुन्हा ह्या पक्षाला काय भूमिका काय बदलली? जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार भाई और बहनों का हाथ जोड़ के स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि आपने पूछा, तो जैसे कि मैंने बताया है कि शिव शक्ति सेना पक्ष की जो मैंने स्थापना की है, उसमें मैंने जो आह्वान किया है वो समाज सेवियों का ही आह्वान किया है कि जो एक अच्छा समाज सेवी होगा, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे वर्क करता है, और जब अच्छा समाज सेवी इंसान बनता है तभी जाके वो एक अच्छा नेता बन सकता है। क्योंकि आज जो समाज सेवक हैं, जैसा कि भाऊ ने बताया, आज हम कोई भी एक मुद्दे को लेके जाते हैं तो हमें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। तो इसी वजह से मैंने समाज सेवी लोगों का ही आह्वान किया है इसमें। नाही, तो पक्ष राहणार की नाही म्हणत आहे? रहना ना, क्यों नहीं रहना। नाही, आज इथं लिहिलं की या पक्षात जाहीर तुमचा प्रवेश, नेमकं म्हणून थोडं असं वाटतं. नहीं, ये तो संगठना है ना, ये पक्ष नहीं है। मेरा राजकीय पक्ष है और ये संगठना है कामगार की, तो सबको ही हमको लेके चलना है। जैसे कि भाऊ समाज सेवक हैं, इसमें संस्था में कई सारे समाज सेवक जुड़े हैं, तो मुझे समाज सेवक लोगों को ही आगे लाना है, जो अच्छे समाज सेवी हैं, जो सालों से समाज सेवाएं कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट कर रहे हैं। आज आप एक बात बताइए, आजाद मैदान में समाज सेवक लोग ही बैठे हैं ज्यादा से ज्यादा। आज नेता लोग तो अपने कुर्सियों पे बैठे रहते हैं अपने एसीओ के ऑफिस में, और जो समाज सेवक लोग हैं, जो उनके काम है, जो नेता लोगों को डायरेक्ट पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए, वो लोग खुद नहीं करते हैं, पर ऐसे समाज सेवक लोग करते हैं। तो क्यों ना इनडायरेक्ट की वजह डायरेक्ट कनेक्शन हो। त्याचं काम सुरू राहणार, ते पक्ष चालू राहणार तुमचा? हाँ, पक्ष तो मेरा है ही है, ये संगठना है। पक्ष और संगठना दोनों अलग है। म्हणजे राजकारण त्या पक्षातून होईल, हाँ। समाजसेवा याच्यातून होईल, बरोबर? हाँ, ऐसे कई संगठन हैं महाराष्ट्र में, उन सबके द्वारा तुम्ही असं कनेक्ट होणार? कनेक्ट होने का तात्पर्य यह है कि इन लोगों को भी पक्ष से जोड़ना है, और इन लोगों का भी आह्वान कर रही हूं मैं इसके माध्यम से कि आप लोग भी आइए और आप लोग ही आगे बढ़ के चुनाव भी लड़िए। म्हणजे शिवशक्ती सेनेसोबत ही संघटना जोडली जाणार, बरोबर काय साहेब? हाँ, बरोबर. तुमचं संघटनेचं अस्तित्व वेगळं राहील, पण तुम्ही आता राजकीय प्लॅटफॉर्म तुमचा तो राहील. हाँ, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे ही ना। आता संघटनेचं आपलं ग्राउंड लेवलचं काम आहे. ताईंचं आता जे काम चालू आहे हे पक्षाचं काम आहे. तर पक्षामध्ये बळ देण्यासाठी संघटना त्यांच्याबरोबर पाठीशी उभी आहे. कारण की अशा जर आपल्या या देशाच्या अशा चांगल्या जर स्त्रिया उभ्या राहिल्या आपल्या भगिनी, तर असे भाऊ लोक त्यांना साथ द्यायला कधी पण तयार आहेत. अहमदनगरमध्ये जेव्हा पक्ष स्थापन केला होता तेव्हा तुम्ही म्हणला होता की अनेक मंत्र्यांच्या पत्नी तुमच्याशी संपर्क साधतात. हाँ, तर कोणी आहेत का अशा ज्या तुमच्याशी आता संपर्कात आहेत, तुमच्या पक्षात येऊ इच्छितात, अशा कोणी आहेत का आता? नाही, अविक्षिता कोणी नाही आहे आता, पण सर्वांचा पाठिंबा आहे. दोन तीन है, नहीं नाम सांगू शकत नहीं, क्योंकि हर कोई करुणा धनंजय मुंडे नहीं हो सकती। भाई एक सवाल था जी जी कि आपने इस संगठन में तो प्रवेश किया, जी। लेकिन आगे का आपका प्लान क्या है, यानी आप आगे क्या करेंगे? मैंने आपको बताया ना, मेरा यही प्लान है कि जितने भी समाज सेवी लोग हैं उनको सत्ता में लाना है, और जो भी हमारे क्रांतिकारी भाई हैं, जो मैंने कई देखा, ये 2 साल में मैंने देखा कि कई लोग हैं जिनके मतलब है ना एक क्रांति जलती है जिनके दिलों में, क्या देख के कि कितनी गंदगी है बाहर। आज फैमिली की फैमिलियां डाली हुई है जेलों में। आप मीडिया वालों से तो कोई चीज नहीं छुपी रहती है। निर्दोष 90% लोग निर्दोष जेलों में पड़े हुए हैं, और आज 15-15 साल लोग काम करके अपनी सैलरी के लिए आजाद मैदान में बैठे हुए हैं, 15-15 साल से आंदोलन कर रहे हैं। ये सब चीजें हैं। आज ऐसे समाज सेवक नहीं हो तो कोई लड़ने वाला भी नहीं है। आज आप एक बात बताइए, एसटी कर्मचारी पिछले 2 महीने से बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों का नेतृत्व कर रही हूँ। आज एक मंत्री और एक नेता ऐसा नहीं है, और एक ऐसा कोई नगर सेवक नहीं है जो जाके उनकी पूछ परख कर सके, पर ऐसे समाज सेवी कई आके गए। क्योंकि मैं समाज सेवियों का वहां पार्टिंबा देते वक्त भी मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ न्यूज मीडिया के माध्यम से कि जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो आए, और वो आ रही हैं, और 2 महीने से उनका खाना खर्चा रहना सब ये सामाजिक संस्थाएं उठा रही है, ये नेता नगरी के लोग नहीं उठा रहे हैं। तो इस वजह से मैं ये जो सामाजिक संस्था के जो लोग हैं, जो दिल से
समाज सेवा कर रहे हैं, उनको तो नहीं मालूम था, आज भाव को तो नहीं मालूम था कि कोई करुणाताई आएगी और वो हमारा आह्वान करेगी। और ऐसे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, पक्ष अलग बात होती है, संगठन अलग बात होती है। संगठन ओनली सामाजिक कार्य करता है, पक्ष एक चुनाव लड़वाता है, राजकीय कार्य करता है। तो इस वजह से मैंने ये सामाजिक लोगों को आवाहन करा। एसटी कामगारांचा संप सुरू आहे त्या आझाद मैदानावर तुम्ही जाऊन जी. आला आणि आता कोरोनाच्या या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणाही सरकार काम बघतंय, जी. तर या सरकारबद्दल तुमचं काय मत आहे? सरकार से मेरा एक क्वेश्चन है, सिर्फ सरकार मुझे सिर्फ एक बात का आंसर दे दे कि ये सिर्फ जो कोरोना वरोना है, मुझे ऐसा लगता है और कई सारे लोग जैसे कामगार संगठन के और अपने शिक्षाकर्मी, सारे ही लोगों का निवेदन मेरे पास है कि उनकी क्या ग्राउंड लेवल पे उन लोगों की कितनी भयंकर प्रॉब्लम्स हैं, मतलब एक इंसान बोल के मेरे से सहन नहीं होता। तो आज जैसे कि मैं देख रही हूँ वहाँ पे, तो मैं और सिर्फ ये एसटी कर्मचारी और जो इतने भयंकर, मीडिया से कोई चीज़ नहीं छुपी है, पूरा आज़ाद मैदान ये जो लोग हैं इनसे भरा हुआ है, जो अनशन आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको दबाव देने के लिए सिर्फ ये कोरोना का है। और मैं सरकार से पूछती हूँ, यदि कोरोना है तो कोरोना 6 महीने के लिए कहाँ जाता है और 6 महीने बाद वापस कहाँ से आ जाता है? जैसे HIV पॉजिटिव है तो वो है, कैंसर है तो है, कहीं जा नहीं रहा है, पर कोरोना ऐसी क्या चीज़ है जो जाता है और फिर 6 महीने बाद आ जाता है? तो ये 6 महीने कोरोना जाता है, मुझे सरकार सिर्फ एक बात का जवाब दे कि 6 महीने के लिए कोरोना कहाँ चला जाता है? पण हे फक्त राज्यातच नाही, पूर्ण जगभरात घडतंय। तुम्हाला कोरोनाच्या या आजारावरती म्हणजे विश्वासच नाहीये का? हे सगळं आर्थिक लूट करण्यासाठी सुरू आहे का सरकार या बाबतीत राजकारण? देखिए, मैं ये सब नहीं कह सकती, क्योंकि मैं सिर्फ उतने का ही जवाब दे सकती हूँ जितना मुझे नॉलेज है ना। और मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं WHO से नहीं हूँ, इसलिए मैं आपकी इस बात का जवाब प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाऊंगी। पर हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी, जैसे कि आज हम लोग इतने सारे बैठे हैं, इनमें से कौन HIV पॉजिटिव है, कौन कैंसर पेशेंट है। जैसे कैंसर की बीमारी भी वायरस की बीमारी है, और हम लोग आज ट्रेन में सफर करते हैं, मुंबई की ट्रेनें और पूरी भारत की ट्रेनें, एवरीवन नोज अबाउट दैट कि कैसी है हमारी परिस्थिति, बसें हैं, हम उन लोगों के साथ चलते हैं, तो हमें ये नहीं मालूम होता कि मेरे पास में बैठा पेशेंट कैंसर पेशेंट है कि HIV पेशेंट है, पर हम उन लोगों के साथ चल रहे हैं। तो ऐसे कोरोना की बीमारी भी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक है, सर्दी खांसी है, सबको हो रही। मेरे हस्बैंड को भी कोरोना हुआ था, मैंने, और वो भी कब हुआ था? जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया था। मतलब लिफ्ट को छूने के लिए भी ईयरबड्स का यूज किया जा रहा था, मास्क लगाए जा रहे थे, 2-2 3-3 लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, पूरा साल भर हमें चिड़िया के जैसे कैद रखा था घरों में। उस वक्त मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ था पहली बार, तो मैं देखना चाहती थी, मैं हमेशा प्रैक्टिकल पे विश्वास करती हूँ, तो मैंने बोला कि मैं अपने हस्बैंड 3 दिन घर में थे, उन्होंने जो खा के गए थे उसी चम्मच से मैंने खाना खाया, मेरे 14 साल के बेटे ने खाना खाया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे को कोरोना हुआ है तो तुमको भी हुआ होगा। मैंने बोला मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, मेरे बेटे को और मुझे कुछ नहीं हुआ। तो आज मेरा ये मानना है कि जैसे HIV के साथ चल रहे हैं, कैंसर के साथ चल रहे हैं, वैसे कोरोना के साथ चलने की हमको आदत डालना चाहिए। क्योंकि सिर्फ ये कोरोना के कारण सरकार तो बोल के अलग हट जाती है, पर जीते जी कोरोना से तो जब मरेंगे तब मरेंगे लोग, पर उसकी दहशत से मर रहे हैं। आज व्यापारी लोग व्यापार शुरू करते नहीं है कि कोरोना चला आता है 6 महीने में, जैसे उनका बिजनेस थोड़ा सा सेट होता है, कोरोना चला आता है 6 महीने में, तो वो लोग ऐसे ही पागल हो रहे हैं। पागल खाने देखिए आप जाके बाहर कितने भर रहे हैं, यहाँ बाहर बैठे लोगों को कुछ एहसास नहीं, पर आप जाके देखिए, क्योंकि हम सोशल वर्कर हैं तो हमको मालूम है कि पागल खाने कितने भर चुके हैं, लोग कितने आत्महत्या कर चुके हैं, हार्ट अटैक से कितनी मौतें हो रही हैं। आप रेशियो निकालिए। सरकार कोरोनाचं कारण देऊन राजकारण करते असं म्हणायचंय का? मैं वैसा भी नहीं बोल सकती, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको, बट मैं इतना बोल सकती हूँ जो एक प्रॉपर जवाब होना चाहिए। हम HIV के साथ चल सकते हैं, कैंसर के साथ चल सकते हैं, हम हर बीमारी के साथ चल सकते हैं, डेंगू मलेरिया सब, कई सारी ऐसी बीमारियां जो वायरेटिक हैं, वायरस से फैलती है। तो जब हम उनके साथ चल सकते हैं तो कोरोना के साथ क्यों नहीं चल सकते? प्रिकॉशन लेंगे, मास्क लगाएं, डबल लगाएं, ट्रिपल लगाएं, पर इसका मतलब ये नहीं व्यापारी वर्ग कहाँ जाएगी जनता? सरकार तो सिर्फ 5 किलो गेहूं चावल देके अलग बैठ जाएगी। 5 किलो गेहूं चावल में किसका घर चलता है मुझे बताए? उद्धव ठाकरे जी मुझे चला के बताए 5 किलो गेहूं चावल में अपना घर। तुम्ही म्हणताय पक्ष आणि संघटना हे सगळं वेगळं आहे, पण इथं जो बोर्ड लावलाय त्याच्यामध्ये तुमचा जाहीर प्रवेश असंच लिहिलेला आहे, जो सामाजिक स्तरावरती जो मेसेज जाणार तो असंच जाईल की तुम्ही या संघटनेमध्ये प्रवेश केलेला आहे। मग तुमचा जो पक्ष तुम्ही काढलेला आहे
ती ओळख तुमची असणार आहे का या संघटनेमध्ये तुम्ही प्रवेश केलाय कामगार नेत्या म्हणून, ती तुमची ओळख असणार आणि की हे सगळं संभ्रम निर्माण करणार आहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है कि एक दूसरे के सपोर्ट से, जैसे कि आज मैं एक अकेली औरत होकर लड़ रही हूँ, जैसा कि आपको मालूम है, तो आज ऐसे कई संगठन वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उनका मैं सपोर्ट करूँ। एक दूसरे के साथ से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि मैं ये सोचूं कि नहीं, मैं तो एक पार्टी के अध्यक्ष हूँ, तो मैं तो नहीं बनती मैं तो किसी संगठन को सहयोग नहीं दूंगी, तो फिर ये लोगों ने थोड़ा ना ठेका ले रखा है मुझे सहयोग देने का। आज कम से कम इनके सहयोग से मैं आप लोगों को, इतने लोगों को मेरी विचारधारा बता पा रही हूँ। नहीं तो आप एक अकेली औरत कहाँ तक लड़ेगी, आप बताइए। आप अकेली औरत लड़ रही हो, जैसे कि आपकी बातों में कई बार आया है कि कई महिलाएं होती हैं, उन्हें अत्याचारों का सामना करना जी, पड़ता है। क्या 90%। क्या चीज है एक कि वे महिलाएं सामने नहीं आती है, या फिर कौन से ऐसे हालात होते हैं कि जिनकी वजह से उन्हें चुपचाप बैठना पड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मेरे से किया है। जैसे कि अत्याचार तो हर औरत पे होते हैं, जैसा देखा जा रहा, और आजकल एक बहुत गंदा अत्याचार लोग कर रहे हैं महिलाओं पे। जैसे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है तो उनके बच्चे उठा के भाग जाते हैं वो लोग, जो कि सबसे भयंकर है, सबसे भयंकर, इतना भयंकर। एक आदमी, एक औरत एक आदमी के बिना रह सकती है, अपने पति के बिना रह सकती है, पर बच्चे उसकी परछाई होते हैं, उसके खून से बने होते हैं, तो वो उनके बिना नहीं रह सकती। ये अत्याचार चल रहा है और महिलाओं पे इतने इतने अत्याचार होते हैं, पर फिर भी वो सर के ऊपर पानी जाने तक, उसकी सांस बंद होने तक भी वो झेलती है। जैसे मेरे को 25 साल में बहुत झेल रही हूँ। अभी भी मैंने लोगों के सामने, मीडिया के सामने वो बातें नहीं रखी है, बिकॉज ऑफ के मेरे पे कोर्ट का ऑर्डर है कि मैं वो सब बातें अभी नहीं बोल सकती। जिस दिन मेरी वो कोर्ट की रोक हटेगी मैं मीडिया पे सब बताऊंगी। पर मैं यही बता रही हूँ कि आज मुझे भी धकेला गया है इस समुद्र में, मैं अपनी स्वेच्छा से नहीं आई हूँ। और आज मैं ये मानती हूँ कि परिस्थिति को, जैसे कि हमारे कई महान विभूति ऐसा बोल के गए हैं, परिस्थिति सब पे आती है, पर समझदार वो होता है जो उसको अवसर में बदल दे। तो मैंने भी वही किया कि मैं चाहती तो आज आत्महत्या कर सकती थी, और मैं चाहती तो आज चुपचाप घर में वैसे ही तड़पती बिलबिलाती बैठी रहती। आज 5-6 महीने, 1 साल बाद, 2 साल बाद किसी और आदमी से शादी कर लेती, पर मैंने वो मार्ग नहीं चुना। मैंने लड़ाई का मार्ग चुना कि ठीक है, आज मेरे पे अत्याचार हुआ, मैं पूरे महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए लड़ूंगी। मला काय करायचं काय नेमकं भविष्यात पुढे? इलेक्शन लढायची, समाजसेवा करायची, का न्याय, तुम्हाला स्वतःला न्याय मिळवून द्यायचं? देखिए, मेरे को तो न्याय, जैसा कि मैंने खुद ने ले लिया है, न्याय है ना, न्याय मिलता नहीं है, लेना पड़ता है। आज की तारीख में कहाँ मिलता है न्याय? आप मुझे बता दीजिए, आप जो बोलेंगे वो चीज़ मैं हार के न्याय लेने को तैयार हूँ, मुझे बता दीजिए बस। तो मैंने तो ये ठानी है कि न्याय मैं लेके रहूंगी, और वो न्याय मैंने ले लिया। आज मैं जहाँ पे बैठी हूँ ये मेरे लिए न्याय है। परिस्थिति आई थी, उसको मैंने अवसर में बदल दिया है, ये न्याय ही है मेरे लिए। तुम्ही पक्षाची स्थापना केल्यानंतर एक हे केलं होते की निवडणूक लढवणार, परळीतून लढवणार, काय पुढचा प्लॅन आहे, कुठून कुठून निवडणूक लढवणार? हाँ, देखिए, मेरा जो है, मेरा नारा जो है वेगड़ा है। कार्यकर्ता आगे बढ़े, करुणा धनंजय मुंडे उनके साथ है। मैं यदि नेता बनी हूँ अपने लोगों की, तो मैं उनका झंडा उठाने के लिए बनी हूँ। पर यदि मेरे अभी लड़ने का कुछ सोचा नहीं है, पर कभी मेरे जीवन में ऐसा आया कि मुझे लड़ना है, मेरे लोगों ने बोला, या मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि मुझे लड़ना ही है, तो मैं जरूर आमदारगी का चुनाव लड़ूंगी, और परली गांव से लड़ूंगी। हाँ, धनंजय मुंडे, नवरा वर्सेस बाइको इलेक्शन में जी। इलेक्शन में देखने को मिलेगा ये फाइट। परळीतला 3 मुंडे बघायला मिळणार का? 100%। मुंडे आप मुंडे क्यूब कर सकते हैं। मुंडे स्क्वायर होता है ना, जैसे स्क्वायर होता है मैथ्स में, तो मुंडे क्यूब कर सकते हैं आप। एंड नोरा वर्सेस बायको। आपली अजून पण धनंजय मुंडेसोबत काय बोल, तुम्ही जेव्हा पक्षाची स्थापना केली, धनंजय मुंडेसोबत काही बोलणं झालं, त्यांनी काही सांगितलंय, जेव्हा तुम्ही म्हटलं की मी त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढवणार आहे, काही बोलणं झालं याच्याविषयी? उन्होंने जब मुझे इसमें धकेला था, उन्होंने मुझे एक साधारण महिला के जो अपनी माँ की गोद से निकली मेरी बाहों में गिर गई, 16 साल की थी मैं जब मैं अपने पति से मिली थी, तो इस औरत को कोई अकल नहीं होगी, ये सोच के उन्होंने मुझे धकेल दिया कि ये भी चुपचाप थोड़े दिन तड़पड़ाएगी इधर उधर मछली के जैसे, और घर में फिर सड़ती रहेगी।
पर भगवान को कुछ और मंजूर था। जैसे कि मुझे कुछ अकल नहीं थी, भगवान और पति के अलावा मैंने अपनी लाइफ में कुछ देखा नहीं। लहसुन प्याज भी खाना में पाप समझने वाली औरतों में से हूँ, पर मेरे को कुछ अकल नहीं थी। पर भगवान कहाँ से क्या करवा रहा है मुझसे, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो उनको आज मेरे ऊपर गर्व है, और बात हुई मेरी उनसे, उन्होंने बोला बहुत अच्छा कर रही हो तुम। तुम्हाला असं वाटतं का आता तुम्हाला न्याय मिळाला? अजूनही तुम्ही म्हणताय की मला न्याय मिळाला? मैंने न्याय ले लिया है, मैंने न्याय ले लिया है, मिला नहीं है, मैंने न्याय ले लिया है। यदि आज भगवान की कृपा से एक, मैंने बोला ना आपको, मैं अपनी स्वेच्छा से ये सब में नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे आना होता तो मैं 98 में खुद बीजेपी में थी, मैंने 5 महीने काम किया था, पर मैंने फिर छोड़ दिया। मेरे पति को पसंद नहीं था कि मैं बाहर जाऊं, तो मैंने छोड़ दिया था, अपने घर में रही मैं। पर आज 42 की एज है मेरी, और आज 42 की एज में मैं आई हूँ। मुझे आना होता, ये राजकारण करना होता तो मैं पहले करती। और मैंने, जैसा कि अभी भी मैं मीडिया को बता रही हूँ, मेरा नारा दूसरा है, कार्यकर्ताओं को मुझे आगे बढ़ाना है। इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे लड़ना चाहिए, या मेरी पार्टी को या मेरे पक्ष को जो मैं स्थापन कर रही हूँ उसको मेरी जरूरत है, मेरे लड़ने की जरूरत है, तो मैं 100% लढूंगी और परली गांव से लढूंगी। म्हणजे तुम्ही आता न्याय मिळाला म्हणता, तुमचं आणि धनंजय मुंडेचं भांडण आता इथं संपलं का? जी, तुम्हारा और धनंजय मुंडे का जो भी कुछ झगड़ा था, बीच में जो भी कुछ हुआ था, अभी आप बता रहे हो कि अभी मुझे न्याय मिला है, तो वो सब खत्म हो गया क्या? न्याय मिला नहीं है, न्याय मैंने ले लिया है। मैं अभी संतुष्ट हूँ। दोनों में बहुत फर्क है। न्याय कब मिलेगा मुझे? जब मेरे पतिदेव खुद आके बोलेंगे यहाँ मीडिया पे कि पम्मी तुम जीती मैं हारा, वो मैं न्याय समझूंगी। और जिस दिन वो खुद शपथ विधि में मेरे को बोलेंगे कि नहीं पम्मी तुम जीती मैं हारा, उसको मैं न्याय समझूंगी। पर ये न्याय जो अभी चल रहा है ना, आप लोग सब बैठे हैं, इतने अच्छे मेरे भाई, इतने प्यारे प्यारे मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं अपने आप पे गर्व महसूस कर रही हूँ। मेरे पति को खुद को मुझ पे गर्व है कि ये 25 साल घर में बैठी हुई औरत और इतनी आगे कैसे निकल सकती है। जो मेरे पति ने 30 सालों में कमाया, मैंने 8 महीने में कमा के बता दिया। हाउ इट इज पॉसिबल? ही हैज वन क्वेश्चन, यू नो। तो ये न्याय मैंने ले लिया है। लेने में और देने में बहुत फर्क है। मैं आज आपसे कुछ चीज छीन के ले लूं और आप मुझे दे दो, दोनों में बहुत फर्क है। तो न्याय अभी मिला नहीं है, न्याय अभी बाकी, और वो भी मैं लेके रहूंगी। अभी बच्चे आपके पास साथ रहते हैं? जी, आपकी शिकायत अभी भी बाकी है? 100%। पत्नी हूँ मैं, 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरे बच्चे हैं 2 जवान। अभी बच्चे आपके साथ रहते हैं, उनके साथ रहते हैं? बच्चे मेरे पति को छोड़ के मेरे घर पे ही आ गए हैं और मेरे साथ ही रहते हैं। मेरे बच्चे मेरे जैसे खुददार हैं। आखिर आपने जैसे बोला वो मुंडे का खून है, तो कल जाके पॉलिटिक्स में तो आएगा ही। तो बीइंग अ मदर आपकी क्या भूमिका रहेगी? बीइंग अ मदर इज अ डिफरेंट थिंग। बट मैं सबसे पहले महाराष्ट्र की बहू होने के नाते यही सोचूंगी, धनंजय मुंडे की पत्नी, 25 साल राजकारण मुंडे साहब से लेके मैंने धनंजय मुंडे जी का जो राजकारण है अपने घर में देखा है। तो मैं यही बोलूंगी कि मेरे बेटे की बारी आए, चाहे मेरे पति की बारी आए, चाहे मेरी बारी आए, यदि मैं सबसे पहले यही बोलूंगी कि धनंजय मुंडे का बेटा खड़ा हो और एक कार्यकर्ता खड़ा हो, तो कार्यकर्ता को जिताइएगा आप, धनंजय मुंडे के बेटे को नहीं। क्योंकि जो सच्चा राजकारणी वही बन सकता है जो सच्चा समाज सेवक हो, क्योंकि ग्राउंड लेवल से हर चीज मालूम रहती है। धनंजय मुंडे का बेटा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो राजकारण बन सकता है या अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है, नहीं। वो सब खा पी के बड़े होते हैं। आज मेरे को मालूम है ना मेरे बच्चों की परवरिश कैसे होती है, तो कैसे बन सकता है वो? जब उसने किसी की भूख देखी ही नहीं है तो कैसे किसी की भूख का अंदाजा लगाएगा? आज एसटी कर्मचारियों में जाते क्यों नहीं है ये लोग? क्योंकि उनको अंदाजा नहीं है। तो मैं इसके खिलाफ हूँ। हाँ, मेरे बेटे को भी, जैसे कि उसके अंदर मुंडे परिवार का खून है, वो मुंडे परिवार का एक लौता वारिस है मेरा बेटा, तो उसको फ्यूचर में यदि जाना होगा, वैसे तो मेरा बेटा साफ बोलता है कि मम्मा आई डोंट वांट ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि मुझे नहीं करना है ये सब। पर यदि वो फ्यूचर में एज अ ब्लड ग्रुप के जैसे कभी आ ही जाता है उसके भाग्य में भी, जैसे मेरे हस्बैंड भी पहले यही बोलते थे मैं नहीं करूंगा राजकारण, पर उनको आना पड़ा, तो ऐसे मेरा बेटा भी यदि आता है तो मैं यही बोलूंगी उसको कि पहले तुम 10 साल अपने कार्यकर्ता का झंडा उठाओ, उसके बाद आपका कार्यकर्ता जब बोले ना नहीं साहब आप आगे आइए, तब आप चुनाव में खड़े होना, नहीं तो मत। समजा भविष्यात धनंजय मुंडेंनी त्यांच्या मुलाला राजकीय वारसदार म्हणून घोषित केलं, तर तुमचं नाव पती पत्नीचं भांडण संपणार का? घोषित करने की बात ही नहीं है, वो ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी वो घोषित कर चुके हैं मीडिया पे, आपको मालूम होगा। आज से 6 महीने पहले भांडण कशाचं राहिलं?
उससे 6 महीने पहले भांडन तो अभी जो है, देखिए आप मेरे से मेरे पर्सनल क्वेश्चन ना पूछें तो बेटर होगा, क्योंकि मैं भी रुक नहीं पाती हूँ जब मेरी पर्सनल बातें आती हैं तो, क्योंकि क्या मीडिया वाले चर्चा वही है कि जब तक वारिसदार जाहिर नहीं करेंगे तब तक आप पीछे नहीं हटेगी। नहीं, अभी देखिए मेरी पर्सनल बातें मैं बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पे कोर्ट कंटेम्प्ट हो जाएगा नहीं तो, है ना। और जो भांडन है वो ये है ही नहीं, ऑलरेडी वो बोल चुके हैं कि बच्चे उनके हैं, तो भांडन वो है ही नहीं। भांडन कुछ अलग चीजों का है जो मेरे को मीडिया पे बताना अभी बाकी है, पिक्चर पूरी बाकी है अभी। लेकिन परळीत आपल्यासोबत जे काही झालं ते तुम्हाला मान्य आहे की भाई? उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैं मुंबई में बहुत जल्दी लेने वाली हूँ। मैंने, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गूगल पे, मैंने वो पुलिस और सब पे केस डाली हुई है। पण परळीमध्ये जे तुमच्यासोबत झालं त्या बाबतीत परळीमधल्या नेत्या असतील किंवा महिला असतील आघाडीच्या, त्या काही पुढे आल्या नाही तरी तुमच्या बाजूने उभा राहिल्या नाही, त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? इसी कारण मैंने राजकीय पक्ष की स्थापना की है। कोई नेता नगरी का व्यक्ति नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, कोई मिनिस्टर। अत्याचार झाल्यावर अनेक नेता पुढे येतात, महिला बोलतात। दिशा सालियान, पूजा चौहान, करुणा धनंजय मुंडे, एवरीवन नोज, हर कोई जानता है क्या हो रहा है महिलाओं के साथ। और हमारी ही बात नहीं है, ये 3 महिलाओं की बात नहीं है। आज इतने सब पूरे महाराष्ट्र में जितने 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे में आप देखिए कितने बलात्कार रेशियो है, कितना अत्याचार है, महिलाओं के बच्चे उठाए जा रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, बच्चे लेने के लिए कोर्ट कचहरी से सालों साल लाइन लगी हुई है, और कोई महिला, इतनी महिलाएं हमारे राज्य में हैं लीडरशिप में, पर कोई महिला आवाज नहीं उठाती। इसी बात का मुझे दुख है। कोई मंत्री, कोई मिनिस्टर, कोई विधायक, कोई आवाज नहीं उठाता, पर ऐसे समाज सेवी आवाज उठाते हैं। इसीलिए मैं अपने पक्ष में समाज सेवियों का आह्वान कर रही हूँ, क्योंकि कम से कम समाज सेवी आवाज तो उठाते हैं। मैं भी जब जेल में थी तो किसी महिला ने आवाज नहीं उठाई, सिर्फ चित्राताई ने आवाज उठाई थी कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, और वो भी सिर्फ मीडिया पे आवाज उठाते हैं। मैं उसको आवाज उठाना नहीं समझती हूँ, मैं सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट समझती हूँ इन बातों को। आवाज उठाना किसको समझती हूँ मैं? प्रैक्टिकल में आप जाइए उस मंत्री के खिलाफ, और जो व्यक्ति है उसके खिलाफ जाइए। जैसे अभी उद्धव ठाकरे जी ने शक्ति कायदा बताया, तो मैं शक्ति कायदे को जब मानूंगी जब उद्धव ठाकरे जी संजय राठौर के खिलाफ FIR कम से कम दर्ज करवाएं, क्योंकि सब जानते हैं कि उनके खिलाफ पूरे सबूत हैं। तो कम से कम एक राज्य का मुखिया होने के नाते उनको उनके ऊपर FIR तो दर्ज करवाना चाहिए, तब हम मानेंगे कि शक्ति कायदा है और जो आप कानून बना रहे हो उस पर अमल कर रहे हो। और आज कोई महिला क्यों नहीं बोल रही है? जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि कोई महिला मेरे टाइम पे नहीं बोली, कौन महिला किसी भी टाइम पे नहीं बोलती है? आज महिला आयोग की अध्यक्ष हमारी रूपाली चाकणकर जी हैं, पर बोलने के लिए कोई नहीं आता सामने, कोई नहीं बोलता। यही बात का मुझे दुख है, और इसलिए मैंने पक्ष निकाला कि एक वेगड़ा राजकारण करायचा है, अलग टाइप का राजकारण करना है, हमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जैसे शिवाजी महाराज, आज शिवाजी महाराज ने भी सेनापति के बेटे होने के बावजूद निजामों के विरुद्ध एक अलग मुहिम चलाई थी। ये घरानेशाही का राजकारण उन्होंने बंद करा था। तो मैंने भी, आज मेरी जान पे भी रिस्क है मेरी जान पे, एक अकेली औरत होने के नाते लड़ रही हूं मैं, पर मैं ये मानती हूं कि हार्ट अटैक आके मरूंगी तो भी मरना है, और किसी की गोली खा के मरूंगी तो इतिहास का एक हिस्सा बनूंगी। जैसे इतिहास मेरे पे लिखा ही रहा, जिस दिन से मैं घर से निकाला गया है मुझे, उस दिन से मेरे पे इतिहास लिखा जा रहा है। एक आज तक पहली महिला हूं मैं महाराष्ट्र की जो अपने मंत्री के खिलाफ आंदोलन कर रही है, एक आवाज उठा रही है और लड़ रही है। पहली महिला, इतिहास हो गया। पहली महिला जिसके मंत्री पति ने अपने 2 बच्चों की बीवी को जेल में डाला। पहली महिला जिसने महाराष्ट्र में अपना खुद का राजनीतिक पक्ष निकाला। तो इतिहास तो बनता जा रहा है। तो यदि मेरी मौत भी इतिहास बनती है तो मैं खुशी से मरने को तैयार हूँ। वैसे भी क्रांतिकारी अमर होते हैं और मैं क्रांतिकारी हूँ। पंकजाताई या सगळ्या याच्यात तुम्हाला माहिती दोघं राजकीय विरोधक आहेत, बहीण भाऊ, तर ह्या सगळ्या तुमच्या याच्यात घरगुती येतात. ताईंनी कधी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न नाही केला की तुमची बाजू नाही? नहीं, किसी भी महिला ने नहीं। जैसे कि ताई ने पूछा कि किसी भी महिला ने आवाज नहीं उठाई। आप देखिए ना, कौन महिला आवाज उठाती? कोई एक ऐसी महिला है? हाँ, नहीं, त्यांच्याशी तुमचं काही बोलणं झालं? नहीं। महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांच्यासोबत काही बोलणं झालंय तुमचं? काय कुठल्या अत्याचार संदर्भात काही? कुछ होने ही वाला नहीं है तो क्या बोलूं मैं? नहीं, क्योंकि वो जब फिल्मों में किसी लेडीज पे अत्याचार होता है तो ट्वीट करके उनको नोटिस भेजती है। तो आपके साथ कभी ऐसा हो? नोटिस और ट्वीट तक मैंने बोला ना, जैसे ताई ने पूछा, तो नोटिस, ट्वीट, ये मीडियाबाजी, इसको मैं नहीं मानती हूँ। इसको मैं सिर्फ स्टंटबाजी मानती हूँ, है ना।
ठीक है, बहुत अच्छा माध्यम है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, पर प्रैक्टिकली मैं किसको कहूंगी? जाके आप उस मंत्री को बोलिए ना, सामने सामने बोलिए, आपके पास पावर है। रूपाली ताई के पास आज पावर है, महिला आयोग की वो हेड है, तो वो बोल सकती है कि आज संजय राठौर की एफआईआर क्यों नहीं लिखा रही है। मैं पूना पुलिस से कब से बोले जा रही हूँ, कितने फोन गए, आज पूछिए पूना पुलिस से आप मेरे बारे में कि करुणा ताई के कितने बार फोन आए कि एफआईआर की मेरे को चाहिए, मेरे को एफआईआर करवानी, क्योंकि मेरे को रिट पिटिशन डालनी है, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। जीवन ज्योति सामाजिक सेवा संस्था की मैं अध्यक्षा हूँ महाराष्ट्र, सबको मालूम है। और पूजा चौहान के लिए मैं उस दिन से लड़ रही हूँ जिस दिन से उसकी डेथ हुई है। आज पूजा चौहान जिंदा नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, पर मैं ये मानती हूँ कि आज एक पूजा चौहान के लिए मैं लड़ूंगी ना, तो महाराष्ट्र की हर पूजा चौहान बच जाएंगी आने वाली। तुम्ही जो पक्ष स्थापन केला होता त्याचा विस्तार कसा आहे महाराष्ट्रामध्ये आणि कसे तुमचे पुढचे प्लॅन आहेत? जी, मतलब जैसे कि मैंने पक्ष निकाला है और आपको सबको मालूम है कि अभी मैं उतनी पावरफुल नहीं हूँ। जैसे कि एक नेता की बीबी होना एक अलग बात है, और एक खुद पहली बार जिंदगी में बाहर निकल के और कुछ करना एक अलग बात है। प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अलग होती है, पर मैं उस परमात्मा शिव का बहुत ज़्यादा शुक्र मानती हूँ तहे दिल से कि मैं निकली, पर ऐसे कई मतलब महान विभूतियाँ जैसे भाव जैसी और इनके जैसी भरत जी, ये रवि जी हैं, ऐसी कई महान विभूतियाँ। मैं अकेली थी, आज से 1 साल पहले मैं बंबई की सड़कों पे अकेली भटक रही थी, पर ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए और आज मैंने अपना एक राजनीतिक पक्ष निकाला। और बहुत जल्दी आप इस पक्ष का एक अलग रूप देखेंगे, एक अलग इस महाराष्ट्र में बदलाव देखेंगे। जैसे शिवाजी महाराज ने बदलाव लाया था, वैसे ये शिव शक्ति सेना पक्ष एक बड़ा बदलाव लाके दिखाएगा आपको। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।